हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू अकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं डोसेंट जीके बुक का चैप्टर नंबर 9 जो है जीव विज्ञान। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था छोटी याद, बड़ी याद, पाचन के कार्य। आज हम दोस्तों एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है मस्तिष्क यानी ब्रेन। आइए देखते हैं ब्रेन। दोस्तों इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे अग्र मस्तिष्क को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेरिब्रम एंड डाइएनसेफेलॉन को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। मध्य मस्तिष्क को भी दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडिकल। पश्च मस्तिष्क को भी दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। तो देखते हैं ईईजी। इसका प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे आइए देखते हैं फर्स्ट वाला, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के कार्य को देखते हैं। यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र होता है। सेरिब्रल पेडिकल के कार्य होते हैं, इसे क्रूरा सेरिब्री भी कहते हैं। मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है। सेरिबेलम इसका कार्य जो होता है दोस्तों, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों की संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। आइए देखते हैं मेड्यूला ऑब्लांगेटा। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य होता है उपाकुचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों तथा श्वसन का नियंत्रण करना। उल्टी का नियमन केंद्र मेड्यूला ऑब्लांगेटा ही है दोस्तों। मेन रज्जु, आइए देखते हैं इसका जो होता है कार्य। मेड्यूला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग ही मेरु रज्जु बनता है। इसका कार्य मुख्य होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करता है। मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। जो तब प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। इन्हें क्रमशः कपाल एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। जो मनुष्य होता है दोस्तों, इसमें मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। नॉरएड्रेनालिन नामक रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले लैगली ने 1981 ईस्वी में प्रस्तुत किया। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है तंत्रिका तंत्र को, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एंड परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो आइए देखते हैं अनुकंपी तंत्र के कार्य को।
दोस्तों इसका काम जो होता है, यह त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करता है। इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं। यह लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है। यह हृदय स्पंदन को तेज करता है। यह श्वेत ग्रंथियों के स्राव को प्रारंभ करता है। यह आँख की पुतली को फैलाता है। यह मूत्राशय की पेशियों का विमोचन करता है। यह आंत्र में क्रमांकुंचन गति को कम करता है। इसके द्वारा श्वसन दर तीव्र हो जाती है। यह रक्त दाब को बढ़ाता है। यह रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। दोस्तों यह रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है। यह रक्त के थक्का बनने में मदद करता है और इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। ये सब इसके अनुकंपी तंत्र के कार्य होते हैं। दोस्तों अब आइए देखते हैं परानुकंपी तंत्र के कार्य। इस तंत्र का कार्य सामान्यतः अनुकंपी तंत्र के कार्य के विपरीत होता है। दोस्तों परानुकंपी तंत्र के कार्य, आइए इसके वर्ग देखते हैं। यह रुधिर वाहिनियों की गुहा को चौड़ा करता है, किंतु कोरोनरी रुधिर वाहिनियों को छोड़कर यह लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है। यह नेत्र की पुतली का संकुचन करता है। यह मूत्राशय की अन्य पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। यह अंत्रीय भित्ति में संकुचन एवं गति उत्पन्न करता है। यह तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम और सुख की स्थिति उत्पन्न करता है। ये जो परानुकंपी तंत्र के कार्य होते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं कंकाल तंत्र क्या होता है। मनुष्य का कंकाल तंत्र को दोस्तों दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अक्षीय कंकाल, दूसरा है उपांगीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल को देखते हैं। आइए, शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत खोपड़ी, कशेरुक, दंड तथा छाती की अस्थियां आती हैं। खोपड़ी, मनुष्य के सिर यानी हेड के अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। इसमें 29 अस्थियां होती हैं यानी 29 अस्थियां होती हैं। इसमें 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। कपालों की सभी अस्थियां सीवनों के द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती हैं। इनके अतिरिक्त 14 अस्थियां चेहरे को बनाती हैं। 6 अस्थियां कान को हाइड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में होती है। कशेरुकी दंड क्या होता है ये देखते हैं। मनुष्य का कशेरुक दंड जो 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। सभी कशेरुक उपस्थित गद्दियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन गद्दियों से कशेरुक दंड लचीला रहता है। इसका पहला कशेरुक जो होता है कि एटलस कशेरुक होता है कहलाता है। खोपड़ी को साधे रहता है। आइए देखते हैं दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है 208 होती है। सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29 होती है। कपाल में 8, फेशियल में 40, कर्ण में 6, रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में 33 होती है। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या 26 होती है। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या जो होती है दोस्तों 24 होती है। दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूछा भी जाता है दोस्तों। कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि बाल्यावस्था में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो ऑप्शन दिया रहेगा जैसे दोस्तों 206, 208, 210 ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको उसमें से एक ऑप्शन राइट जो रहेगा उसे क्लिक करना उसे राइट करना रहेगा। तो 208 यानी कि जैसे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से।
आइए देखते हैं कशेरुकदंड के कार्य। सिर को साधे रहता है ये, यह गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है, या मनुष्य को खड़े होकर चलने खड़े होने आदि में मदद करता है, या गर्दन व धड़ को लचक प्रदान करता है, जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन और धड़ को मोड़ने में सफल होता है। यह मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। आइए देखते हैं कशेरुकदंड के भाग। गर्दन के 7 कशेरुक होते हैं, वक्ष में 12 कशेरुक होते हैं, कटी में 5 कशेरुक होते हैं, त्रिक में कशेरुक होते हैं 5 और पुक्ष में 4 कशेरुक होते हैं। इनको सबको काउंट करने पे 33 कशेरुक होते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं उपांगीय कंकाल। इसके निम्न भाग होते हैं। पाद्य अस्थियां, दोनों हाथ पैर मिलाकर 118 अस्थियां होती हैं दोस्तों। मेखलाएं, मनुष्य में अग्रपाद तथा पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए 2 चाप पाए जाते हैं, जिन्हें मेखलाएं कहते हैं। अग्रपाद जो होता है दोस्तों की मेखला को अंश मेखला तथा पश्चपाद की मेखला को श्रेणी मेखला भी कहते हैं। अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमिरस एवं श्रेणी मेखला से पश्चपाद की हड्डी फीमर जुड़ी होती है। आइए देखते हैं दोस्तों कंकाल तंत्र के वर्ग जो होते हैं। शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान करता है, श्वसन एवं पोषण में सहायता प्रदान करता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। ये दोस्तों कंकाल तंत्र के यही कार्य होते हैं। जांघ की हड्डी फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये देखिए मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये देखिए कान की हड्डी स्टेपस शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। दोस्तों यहाँ तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये देखिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं कुछ विशेष स्थानों की अस्थियों के नाम और उनकी संख्याएं देखते हैं। कर्ण अस्थियां होती हैं मैलियस, इनकस स्टेप्स, ये 2 होती हैं। ऊपरी बाहु ह्यूमिरस जो होती हैं 2 होती हैं। अग्रबाहु जो होती हैं रेडियो अल्ला, ये 2 होती हैं। कलाई में कार्पल्स 16 होती हैं। हथेली में मेटाकार्पल्स 10 होती हैं। अंगुलियां फैलेंजेस 28 होती हैं दोस्तों। ये देखिए जांघ में फीमर होती है 2, पिंडली होती है टिबिया फिबुला, ये 4 होती है। घुटने में पटेला होती है 2, टखना में टार्सल नाम की हड्डी होती है, ये 14 होती है। तलवा में मेटाटार्सल, ये 10 होती है। आइए देखते हैं दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र। बहिस्रावी ग्रंथियां या नालिका युक्त होती हैं। इसमें एंजाइम का स्राव होता है, जिसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि यह नलिका विहीन ग्रंथि होती है। इसमें हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जैसे पीयूष ग्रंथि, ऑर्टुंग ग्रंथि, परा ऑर्टुंग ग्रंथि आदि होती है। आइए देखते हैं कि कार्य क्या होते हैं। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उनसे उत्पन्न हार्मोन के कार्य एवं प्रभाव को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पीयूष ग्रंथि। यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको सेल टार्सिका कहते हैं। इसका भार जो होता है दोस्तों, इसका
0.6 ग्राम होता है। इसमें मास्टर ग्रंथि के रूप में इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। ये आइए देखते हैं पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स और उनके कार्य। STH हार्मोन्स जो होते हैं यह शरीर की वृद्धि विशेषताएं हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती हैं। STH की अधिकता से भीमकायत्व अथवा एक्रोमीगली विकार उत्पन्न होते हैं, जिसमें मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक होती है दोस्तों। STH की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है। TSH हार्मोन की वजह से यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ACTH जो हार्मोन्स होते हैं एड्रिनल कंट्रैक्ट्स के स्राव को नियंत्रित करते हैं। GTH हार्मोन्स जो होते हैं जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। FSH हार्मोन्स जो होते हैं यह वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करते हैं या अंडाशय में पालिकिर की वृद्धि में मदद करते हैं दोस्तों। LH हार्मोन्स जो होते हैं इनके अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन नर में इसके अभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा एवं एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। LTH हार्मोन दुग्ध जनक हार्मोन, इसका मुख्य कार्य जो होता है दोस्तों शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव उत्पन्न करना होता है। ADH जो होता है इसके कारण छोटी रक्त धमनियों का संकीर्ण होता है एवं रक्तदाब बढ़ जाता है। यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है। और टू ग्रंथि ये जो होती है दोस्तों यह मनुष्य के गले में श्वास नलियाँ ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे स्थित होती है। इससे निकलने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन एवं थायरोनिन है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। थायरॉक्सिन के कार्य, यह कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषता हड्डियां, बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य होता है। जनन अंगों के सामान्य कार्य इन्हीं की सक्रियता पर आधारित रहते हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोग जो होते हैं दोस्तों आइए देखते हैं। जड़ मानवता, यह रोग बच्चों में होते हैं। इसमें जो बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है दोस्तों। और मिक्सिडिमा जो यौनावस्था में होने वाले इस रोग में उपापचय भली भांति नहीं हो पाता है, जिससे हृदय स्पंद तथा रक्तचाप कम हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म, लंबे समय तक इस हार्मोन की कमी के कारण यह रोग होता है। इस रोग के कारण सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाता है। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा एवं बहरा हो जाता है। घेघा, यह दोस्तों जो होता है घेघा रोग, भोजन में आयोडीन की कमी से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत सी वृद्धि होती है। थायरॉक्सिन के अधिक से होने वाले रोग, टॉक्सिक गोइटर, इसमें हृदय गति तीव्र हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, श्वसन दर तीव्र हो जाती है। एक्सोप्थेल्मिया, इस रोग में आँख फूलकर नेत्र कोटकर
कोटर से बाहर निकल आती है। पराओटक ग्रंथि, यह गला में ओटक ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं। पैराथायरॉइड हार्मोन, यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्सीटोनिन जो होता है दोस्तों, एक मिनट वेट, जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तब यह हार्मोन मुक्त होता है, अर्थात पराओटक ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त होती है। क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।